प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय के अंतर्गत हमारा जो क्रम चल रहा था आरोह भाग 2 पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड के जितने भी पाठ हैं उनकी हमने शुरुआत की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आलोक धनवा कवि द्वारा लिखित उनकी जो पतंग कविता है उसकी व्याख्या, उसका भावार्थ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम कविता शुरू करने से पहले मैं आपको इस कविता से संबंधित जो सामान्य जानकारी है वो देना चाहूँगा। तो इस संबंध में तथ्य ये है कि आलोक धनवा जो थे उन्होंने अपनी काव्य यात्रा में केवल एक ही जो काव्य संग्रह है उसकी रचना की थी, दुनिया रोज बनती है। और इसका जो प्रकाशन था वो 1998 में हुआ और उसके अंतर्गत, उस काव्य संग्रह के अंतर्गत ही यह कविता जो हम आज पढ़ रहे हैं उसका तीसरा भाग यहाँ पर हमारी पाठ्यपुस्तक में आया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पतंग कविता को पढ़ने से हमारे अंदर जो ऋतु जनित जो सौंदर्य है और बाल सुलभ क्रियाओं का जो मनोहारी चित्रण है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। यह प्रिय विद्यार्थियों, यह जो कविता है पतंग नामक कविता, ये लंबी कविता है और इसका तीसरा भाग यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पतंग के माध्यम से बाल सुलभ जो इच्छाएं हैं और उमंगें हैं उनका सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। सबसे प्रमुख बात प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर यह है, यहाँ पर बिंबों की जो सुंदर छटा है वो यहाँ प्रदर्शित की गई है, अर्थात बिंब जो हैं वो यहाँ पर अपनी अच्छी अवस्था में हमें प्रस्तुत हुए हमारे सामने। प्रिय विद्यार्थियों, बिंब शब्द जब आ ही गया है तो इसकी थोड़ी सी चर्चा इसकी भी कर लेते हैं, क्योंकि जब आप व्याख्या करोगे तो वहाँ जो विशेष लिखने की बात आती है तो एक विशेष के रूप में एक बिंदु आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ इस बिंब का प्रयोग किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बिंब जो है वो मानसिक चित्र है और कल्पना द्वारा ये अनुभव किया जाता है। तो क्या है? बिंब एक मानसिक चित्र है जो कल्पना द्वारा अनुभव किया जाता है और ये इंद्रियों पर आधारित होता है। यहाँ पर दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, गतिशील बिंब, स्थिर चाक्षुष बिंब, विभिन्न प्रकार के जो बिंब होते हैं उनका प्रयोग हमें अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं। प्रकृति की मनोरम जो छटा है और बाल सुलभ जो क्रियाएं हैं उनका वर्णन करती हुई ये कविता पतंग, आइए इसका शुरुआत इसकी करते हैं। पहली पंक्ति के साथ में, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, अर्थात भाद्रपद का जो महीना है जिसमें वर्षा ऋतु की अधिकता रहती है वो अब बीत चुका है। ऐसी शुरुआत कवि ने इस कविता की है। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, अर्थात तन मन को भिगोने वाली जो वर्षा की बूंदें हैं उनकी समाप्ति का समय हो गया है, अर्थात वर्षा ऋतु अर्थात भाद्रपद का जो महीना है वो अब समाप्त हो गया है। सवेरा हुआ, सवेरा हुआ, तो सवेरा होने का अर्थ है कि जो ऋतु का जो परिवर्तन है वो आगे बढ़ा है, ऋतु का परिवर्तन हुआ है। और इस वर्षा ऋतु के बाद में, भाद्रपद के महीनों के बाद में जो शरद ऋतु आती है उसकी ओर यहाँ पर वर्णन विस्तृत किया गया है कि भाद्रपद के बाद में जो शरद ऋतु आती है, सर्दी की जो ऋतु आती है, उसमें आसमान स्वच्छ रहता है और जो हवा है वो अपने शरीर के माफिक होती है और वो जो सुगंधित हवा है, शीतल हवा है, वो आकाश में चलती है और यहाँ पर मनों में उत्साह भरने का काम वो वायु करती है। तो आइए विद्यार्थियों, यहाँ शरद ऋतु के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन
हुए हैं, उन परिवर्तनों को दृश्यों के माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पर बिंबों के माध्यम से चित्रित किया गया है। सवेरा हुआ, देखिए यहाँ मैं आपको साथ साथ में जितने भी बिंबों का प्रयोग हुआ है, प्रमुख रूप से जो बिंब आए हैं उन बिंबों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। सवेरा हुआ, तो यहाँ पर सवेरा जो होना है वो एक स्थिर प्रक्रिया है, और यहाँ पर स्थिर जो बिंब है और वो भी कैसा है उसको हम देख रहे हैं, इसलिए दृश्य बिंब है। तो स्थिर दृश्य बिंब यहाँ पर है। तो सवेरा हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि वर्षा ऋतु अर्थात भाद्रपद का महीना बीतने के बाद में, और अब बारी आई है शरद ऋतु की, इसलिए वो जो शरद ऋतु का जो उजाला है वो यहाँ पर प्रकट हुआ है, अर्थात ऋतु परिवर्तन हो चुका है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की लाल आंखों के समान, अर्थात जब खरगोश की जो आंखें होती हैं उनमें बहुत नमी होती है और उनकी आंखें जिस प्रकार से मुलायम और लाल रंग की होती हैं, उसी प्रकार से ये जो शरद की जो ऋतु है इसने अपनी चमक के साथ सूर्य का उदित होना बताया गया है कि शरद ऋतु का जो सूर्य है वो किस प्रकार से उदित हुआ है, मानो यहाँ पर जो खरगोश की लाल लाल आंखें होती हैं उसी के अनुसार ये जो सूर्य उदय हुआ है उसकी भी स्थिति वैसी ही बनी है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद आया पुलों को पार करते हुए, तो शरद ऋतु आ गई है भाद्रपद के बाद में, वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु जो आई है वो पुलों को पार करते हुए अपना समय एक निश्चित अवस्था में लाने के लिए यहाँ पर पुल शब्द का प्रयोग किया गया है। समय के बाद में, कुछ अवधि के बाद में, और उस अवधि को पूरा करते हुए एक समय ऐसा आया है जब पूरी तरह से वर्षा ऋतु बंद हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, और शरद ऋतु का जो आगमन है वो विद्यार्थी हो चुका है। यहाँ पुलों को पार करते हुए, अर्थात यहाँ पुलों को पार करने के लिए एक गति की आवश्यकता होती है, इसलिए गतिशील दृश्य बिंब यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यहाँ कोई बालक का चित्र नहीं है, किस प्रकार से शरद ऋतु हमारे वातावरण में प्रकट हुई है, वातावरण में जिसका आविर्भाव हुआ है वो यहाँ पर उसकी स्थिति बताई गई है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, तेज चलाना यहाँ गति की ओर इशारा है, तो गतिशील जो दृश्य बिंब है वो यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। तो सर्दी ऋतु, शरद ऋतु का जो उजाला है वो, उसका जो सूर्य है वो खरगोश की लाल आंखों के समान है, और शरद ऋतु जो है वो अपने निश्चित अंतराल के बाद में आ गया है, और उसकी स्थिति ऐसी हो रही है मानो वो अपनी जो नई साइकिल है चमकीली जो है उसको पार करते हुए, उसको तेज चलाते हुए आ रहा है। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, शरद ऋतु का जो मानवीकरण है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जड़ पदार्थों में जब हम मानवों जैसी क्रियाएं करते हुए देखते हैं तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ये ऋतु है और कोई प्राणी नहीं है, इसलिए ऋतु के द्वारा उस शरद ऋतु का जो वर्णन है वो इस प्रकार से किया गया है कि मानो कोई बच्चा है और वो अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए आ रहा है। तो यहाँ शरद ऋतु का जो मानवीकरण है वो यहाँ पर किया गया है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, और एक उत्साह होता है उस बालक के अंदर जिसकी नई नई साइकिल होती है, चमकीली साइकिल होती है। तो उस चमकीली साइकिल को जिस प्रकार से बच्चा चलाता है उसी प्रकार से वह शरद की जो ऋतु है वो जोर जोर से अपना उपस्थित होने का जो आभास है वो दे रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि शरद ऋतु के आने पर बच्चे जो हैं वो जोर जोर से दौड़ने लगते हैं, उनके अंदर उत्साह है और तेज गति से उद्घाटित हो जाता है। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, घंटी बजाते हुए जो शब्द है वो श्रव्य बिंब की ओर इशारा करता है, क्योंकि घंटी की जो आवाज़ है वो सुनी जाती है और घंटी की आवाज़ सुनने में श्रव्यता आती है, इसलिए श्रव्य बिंब यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारे हैं, ये चाक्षुष बिंब है, आंखों का जो संपर्क जिसमें रहता है, चक्षुओं का जो संपर्क रहता है, इसलिए चाक्षुष बिंब यहाँ पर है। वो भी कैसा है, गतिशील है, वो बुला रहा है आंखों से। अर्थात
पतंग लेकर के बच्चे जो दौड़ रहे हैं, अपने उस कार्य के लिए उत्साहित होकर के बच्चे जो दौड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस शरद ऋतु के वातावरण ने, शरद ऋतु के आने से उनमें, उनके मन में जो उत्साह भर गया है, उसके कारण ये स्थिति हुई है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले जो बच्चे हैं उनको मानो वो है बुला रहा हो। यहाँ देखिए पुनः मानवीकरण की छटा है। तो यहाँ बच्चों को बुलाने का जो कार्य है वो शरद ऋतु के जो सुहावना समय है उसके अनुसार हो रहा है। वो शरद ऋतु जो है वो बच्चों को बुला रही है, ताकि वो अपनी जो उत्साह से भरी हुई अपनी जो कार्यशैली है उसको कार्य करें, और पतंग उड़ाने का जो कार्य है वो आकर के करें। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, मुलायम बनाना, किसी चीज़ को मुलायम बनाना है तो स्पर्श करना पड़ेगा, इसलिए स्पर्श में विद्यार्थियों यहाँ पर आया है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। वो इतने तेज गति से अपनी पतंग को उड़ाते हैं मानो आकाश कैसा हो रहा हो, मुलायम या कोमल हो रहा हो, इसलिए यहाँ पर पतंग ऊपर उठ सके। तो यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, शरद ऋतु में जो आकाश है वो कैसा हो जाता है, कोमल हो जाता है, और उस कोमल और स्वच्छ आकाश में पतंग आसानी से ऊपर उड़ती है। तो यहाँ तत्सम शब्दावली के द्वारा शरद ऋतु का जो मानवीकरण है वो यहाँ पर किया गया है। आगे देखते हैं, ताकि पतंग ऊपर उठ सके। यहाँ स्वच्छ वातावरण है, ऋतु परिवर्तन के कारण शरद ऋतु में आकाश स्वच्छ रहता है, और इस प्रकार से वो अपनी पतंग को उड़ाते हैं कि उनमें उत्साह भर जाता है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। यहाँ पर पतंग के प्रति जो कौतूहल है, उसकी जो जिज्ञासा है, पतंग के प्रति जो आकर्षण है, उसे कवि ने व्यक्त किया है। और पतंग की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर बताई हैं कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। यहाँ पर पतंग का जो कागज होता है वो दुनिया का सबसे पतला कागज बताया गया है, और इस प्रकार से वह उत्साह से बच्चे भर जाते हैं उस वातावरण के कारण, उस शरद ऋतु के कारण, शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश के कारण, कि दुनिया की सबसे हल्की जो चीज़ है उसका जो सबसे हल्का कागज है वो उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कमानी यहाँ पर शब्द विशेष है। तो बांस की जो पतली लकड़ी होती है जिससे कि क्या बनाई जाती है, पतंग बनाई जाती है, वो उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर पतंगों को तितलियों की नाजुक दुनिया कहा गया है। पतंगे रंग बिरंगी जो पतंग है वो आसमान में इस प्रकार से उड़ती हैं मानो विभिन्न रंगों की जो तितलियां हैं वो आकाश में उड़ रही हों। और यहाँ पर एक शब्द आया है किलकारियाँ। ये जो बच्चों की जो हंसने की जो तेज आवाज़ है उसे किलकारी कहते हैं। और जब पतंग उड़ती है तो बच्चे इसी प्रकार से सीटियाँ बजाते हैं, तेज तेज जोर जोर से हंसते हैं, और उनकी जो नाजुक दुनिया है तितलियों की, अर्थात उन पतंगों के उड़ने की जो क्रिया है वो एक तितलियों के समान दिखाई दे रही है। आगे देखिए, यहाँ पर बच्चों का जो उत्साह है पतंग उड़ाने के प्रति वो यहाँ पर कवि के द्वारा व्यक्त किया गया है। आगे देखते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास यहाँ पर रुई को कहते हैं, रुई का जो पौधा है कपास। कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म से ही वे साथ लाते हैं कपास, अर्थात उनका जो शरीर है, बच्चों का जो तन है वो रुई के समान कैसा होता है, कोमल होता है, इसलिए उनमें लचक होती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। वो अपना कार्य इतनी तीव्रता से करते हैं, लचक के कारण, उनके शरीर की जो कोमलता है उसके कारण। तो यहाँ ऐसा लगता है कि पृथ्वी स्वयं घूमती हुई उनके बेचैन जो व्याकुल पैर हैं बच्चों के, उनके पास आती हुई सी प्रतीत होती है, मानो वो बच्चे पृथ्वी के पास नहीं जा रहे हैं। वो जो पृथ्वी है, बच्चों के जो गतिशील जो पैर हैं, बेचैन जो पैर हैं, अर्थात वे जब वे दौड़ते हैं बेसुध जिन्हें कोई होश नहीं हो, कोई सुध नहीं हो, अर्थात आसपास की स्थिति को जानने के लिए जो बच्चे
यहाँ पर बेसुध होकर के जब दौड़ते हैं तो यहाँ कोमलता का स्पर्श हुआ है। कोमलता के स्पर्श के कारण यहाँ पृथ्वी घूमती हुई सी दिखाई दे रही है और यहाँ कपास का जो प्रयोग है विद्यार्थियों वह कोमलता के लिए, नमनीयता के लिए और बच्चों की जो कल्पनाएं होती हैं, उनका जो शरीर का जो आकार होता है, शरीर की जो स्थिति होती है कोमलता से युक्त, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। छतों को भी नरम बनाते हुए, कठोर छतें होती हैं और उनको भी नरम बनाने का जो कार्य है वो यहाँ पर बताया गया है कवि के द्वारा। क्योंकि जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वो एक छत से दूसरी छत तक दौड़ते हुए चले जाते हैं और उनकी जो दौड़ने की जो क्रिया है वो ऐसा लगता है मानो उन्होंने क्या बना लिया हो, यहाँ पर उन छतों को भी कैसा कर दिया हो, मुलायम बना दिया हो, क्योंकि वो बार बार दौड़ रहे हैं। इसका एक कारण है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, उनको दिशाओं का किसी प्रकार से ध्यान नहीं है, उनका तो ध्यान केवल किस पर है, उस पतंग पर है, उस डोर पर है कि मेरी पतंग कितनी दूर जाती है। तो यहाँ दिशाओं में इस तरह से विचलन करते हैं, घूमते फिरते हैं, दौड़ते हैं वो बच्चे, मानो मृदंग वो बजा रहे हैं, मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग विद्यार्थियों वाद्यंत्र है जो हाथों की थाप से बजाया जाता है। जब वे पैंग भरते हुए चले जाते हैं, जब वे पैंग भरते हुए अर्थात झूला झूलने की तरह, अर्थात आगे पीछे होते हुए जब दौड़ते हुए चले जाते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर डाल की तरह, जिस प्रकार से डाली में लचीलापन होता है, पेड़ की शाखा में लचीलापन होता है, उसी वेग से वो क्या करते हैं, चले जाते हैं। और यहाँ पर दिशाओं को मृदंगी की तरह बजाना, अर्थात यहाँ पर बजने का कार्य किसका हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों? इसमें जो ऊपर आया है, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो यहाँ जब बच्चे पतंगों के लिए भागते हैं इधर उधर और ये काटा और वो मारा, ऐसी ध्वनि करते हुए, और वो जब भागते हैं तो उनके पदचाप जो हैं, उनके पैरों की जो ध्वनि है वो इस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न करती हुई सी लगती है मानो मृदंग बज रहा हो। तो यहाँ जो भागते पैरों की जो ध्वनि है वो मधुर संगीत जैसा कि संगीत मृदंग में से आता है, स्वर लहरी निकलती है, उसी प्रकार से उन बच्चों के जो पदचाप हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से आकर, डाल जिस प्रकार से लचीलापन लिए हुए होती है उसी प्रकार से वो बच्चे हैं, वो अपने लचीलेपन को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, बच्चों का जो झुकना है, दौड़ना है, कूदना है, मुड़ना है, ये सारी क्रियाएं उनमें, उनके शरीर में लचीलापन होने के कारण दिखाई देती हैं। यहाँ एक बात और रह गई थी, ये जो लाइन पंक्ति आई थी आपकी, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है और यहाँ जो कपास है वो उपमान के रूप में है और जो बच्चे हैं वो उपमेय होते हैं। जहाँ उपमान हो, उपमेय हो, ऐसी स्थिति बनती है तो उपमा अलंकार होता है। प्रिय विद्यार्थियों, उपमान जो होता है वो प्राय प्राकृतिक वस्तु होती है, तो कपास यहाँ पर उपमान है और उसकी तुलना किससे की गई है? बच्चों से की गई है, क्योंकि उसकी जो उन कपास के जो गुण हैं वो बच्चों में आ गए हैं। ऐसा लगता है कि वो जन्म से अपने साथ कपास यानी कि कोमलता लाते हैं, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है जिसमें उपमान है कपास और उपमेय है बच्चे। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। यहाँ पर बच्चे ये नहीं देखते हैं कि पतंग किधर जा रही है, तो वो उन छतों की जो मुंडेर है उन तक, उनके किनारों तक वो दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं और वे बच भी जाते हैं, गिरते नहीं हैं। उस समय गिरने से बचाता है। वो जो दुर्घटना का जो भय है, अब ऐसी स्थिति में जब बच्चे भाग रहे होते हैं तो उन्हें एकदम से बचाने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं होता है, तो उस समय उन्हें बचाएगा कौन? तो बचाने के लिए यहाँ पर एक वाक्य प्रयुक्त किया गया है, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अर्थात उन खतरों से उत्पन्न जो उत्साह है वो उन छतों की मुंडोर से गिरने का जो कार्य है, गिरने से बचाने का कार्य है, उनके शरीर से रोमांचित जो संगीत है, उनका जो उत्साह है, वही उन बच्चों को बचाता है। कोई अन्य उन बच्चों को बचा नहीं सकता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं।
पतंगों की धड़कती हुई ऊंचाइयाँ, अर्थात जब पतंग उड़ती है तो उसकी जो डोर है उस डोर से ही पतंग की ऊंचाई का भान होता है, ज्ञान होता है। और पतंगों की जितनी भी धड़कती हुई ऊंचाइयाँ हैं, अर्थात जितनी पतंग ऊपर जाती है, बच्चा अपने मन को धड़कता हुआ सा प्रतीत होता है कि ये ऊपर और जानी चाहिए। महज एक धागे के सहारे, एक धागे से, एक डोर से वो बंधी रहती है पतंग, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो पतंग डोर धागे के साथ अकेली नहीं जा रही है, ऐसा लगता है कि बच्चे स्वयं भी उनके साथ आकाश में उड़ रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ विद्यार्थियों कि उनका जो मन है वो उस पतंग की डोर से बंधा हुआ है, उनका जो मन है वो उस पतंग के साथ साथ उड़ रहा है। इसलिए ऐसा लगता है कि बच्चे भी पतंग के साथ उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर उन्हें बचाने का जो कार्य है, रोमांचित शरीर का संगीत बचाता है। तो यहाँ केवल जो गिरने का भय है उससे उत्पन्न हुआ जो उत्साह है बच्चों के अंतर्गत, वह उत्साह रोमांच बनकर उनके शरीर में उपस्थित हो जाता है। इसलिए वही उत्साह उन्हें बचाने में सहायक होता है। अपने रंध्रों के सहारे वो जो बच्चे हैं, उनके जो शरीर के रोए हैं, छिद्र हैं, उसी के सहारे वो बचते हैं। और जो छिद्रों में जो शरीर के रोए होते हैं, उनमें जो रोमांच आता है वो उत्साह के कारण ही आता है। अब जो 4-5 विद्यार्थियों ये पंक्तियाँ रही हैं, इसमें पतंग उड़ाते हुए बच्चे हैं, उनके सामने आती जो छत हैं, उनके सामने छत आती, वो नहीं आते छतों के सामने। कहने का तात्पर्य यह है कि वो इतनी तीव्र गति से दौड़ लगाते हैं उन पतंगों के कारण, तो वो छतों की जो खतरनाक स्थिति है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर बच्चा पतंग उड़ाते समय ऐसी स्थिति के कारण गिर भी जाता है, पहले तो कहा गया है कि वो गिरते नहीं है, रोमांचित शरीर का जो संगीत है उनको बचा लेता है, लेकिन यदि दुर्भाग्यवश वो गिर भी जाते हैं तो बच जाते हैं तब तो, और गिरने के कारण उन्हें चोट लग जाती है और वो बच जाते हैं तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, तो बाद में उनका जो भय होता है गिरने का वो समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि खतरों को झेल कर बच्चे कैसे बनते हैं, साहसी बनते हैं। उनका जो डर है, उनका जो भय है वो समाप्त हो जाता है गिरने के बाद में। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, उनके बेचैन पैरों के पास पृथ्वी स्वयं आती है, अर्थात वो इतनी तेज गति से इस कार्य को उत्साह के साथ करते हैं मानो पृथ्वी स्वयं ही उनके पैरों के पास आ रही है, वे पृथ्वी पर नहीं भाग रहे हैं। तो यहाँ गति, उत्साह है और भी तेज उनका हो जाता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर व्यक्त की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, कविता आपको कैसी लगी, इसका भावार्थ, इसकी व्याख्या आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट्स द्वारा जरूर बताएं। और हिंदी परिवार की इस यात्रा को आप आगे से आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।